वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 29 जून 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कैसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी है प्रारंभ कोर्सेज के बारे में, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस दिल्ली में चलेंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में। आप इस संबंध में कोई और जानकारी चाहते हैं तो या तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर यहाँ पे मेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप PSIR ऑप्शनल के कोर्सेज भी अटेन कर सकते हैं, जहाँ पे 250 से अधिक घंटों में आपकी क्लासेस कंप्लीट होंगी, डेडिकेटेड मेंटोरशिप रहेगी और टेस्ट भी इसका पार्ट रहेंगे। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं खुद को। इसके बारे में अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है तो आपको यहाँ पे जाना होगा। फर्दर इस नंबर पे कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। तो प्रारंभ और PSIR ऑप्शनल दोनों में ही आप एनरोल हो सकते हैं। जानकारी आपके सामने है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना पहला आर्टिकल, जो कि PGI-D के बारे में है। डी का मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है। क्या है ये? दैट इज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का परफॉर्मेंस कैसा है, हम उसे एक इंडेक्स के माध्यम से ग्रेड्स में बताएंगे। लेकिन किस बात का परफॉर्मेंस? ये परफॉर्मेंस होगा उनकी एजुकेशन से रिलेटेड। हाल ही में इस इंडेक्स को रिलीज किया गया है डॉसिल के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के द्वारा, जो काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत। इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है। 2018-19 और 19-20 को जो पूरा ये ड्यूरेशन है उसे यहाँ पर इवेल्युएट किया गया है। ये जो इवेल्युएशन है दैट इज ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिले के स्तर पे ये पूरा इवेल्युएशन किया गया है। कौन सा जिला अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब, आपको पता चल जाएगा बाय दिस इंडेक्स। फंक्शंस क्या होंगे PGI-D के? PGI-D एसेस करेगा परफॉर्मेंस स्कूल एजुकेशन सिस्टम का भारत के, वो भी डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, जहां पर हमने एक इंडेक्स तैयार किया है जिसके माध्यम से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करेंगे। उद्देश्य तो यही रहेगा कि डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में स्कूल एजुकेशन को लेकर एक कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर तैयार हो, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा खराब परफॉर्म कर रहा है, लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करें। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डॉसिल के ऊपर ही है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के पास। जो डेटा है उसे सभी स्कूल्स जो हैं या जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बेसिकली स्कूल्स नहीं डिस्ट्रिक्ट्स, एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से फिल कर देंगे और उसी डेटा को इवेल्युएट किया जाएगा। जो ग्रेड्स होंगे PGI-D में वो 10 ग्रेड्स में होंगे। 10 ग्रेड्स बेसिकली परसेंटेज के बेसिस पे होगा। 100% मान लेते हैं ये ओवरऑल इवेल्युएशन होगा, तो आप किस ग्रेड में आते हैं? 10 ग्रेड में 1 से 10% के बीच में, या 11 से 20% के बीच में, 21 से 30% के बीच में, ऐसे ही 10 ग्रेड्स डिवाइड किए गए हैं पैरामीटर्स पे किसने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेड है वो 90% के ऊपर है तो वो हाईएस्ट अचीवेबल ग्रेड माना जाएगा, जिसे नाम दिया गया है दक्ष। और अगर किसी डिस्ट्रिक्ट ने 10% से कम परफॉर्म किया है, यानी कि 1 to 10 के बीच के स्लैब में आ रहे हैं, तो उन्हें आकांक्षी 3 इस कैटेगरी में डाला जाएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि डिस्ट्रिक्ट्स प्रायोरिटाइज करें स्कूल एजुकेशन में ऐसा कौन सा एरिया है जहां पर उन्हें इंटरवीन करके हाईएस्ट ग्रेड तक पहुंचने के लिए प्रयास करने होंगे। क्या निकल के आया? राजस्थान के 3 डिस्ट्रिक्ट बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं इस असेसमेंट में। उनके नाम हैं सीकर, झुंझुनू और जयपुर। इन तीनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यहां पर जो लोवेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, जिनको जो स्लैब्स हैं वो परसेंटेज वाइज 1 to 50 के बीच में मिले हैं, उनमें आसाम का साउथ सालमरा मनकचर डिस्ट्रिक्ट है। अगर मैं गलत प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो माफी चाहूंगा। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, नॉर्थ गारोहिल एंड साउथ गारोहिल मेघालय का है, और खोवाई त्रिपुरा का है। ये इवेल्युएशन में निकल के आया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, दैट इज अबाउट कैलिनिनग्रैड। कैलिनिनग्रैड रशिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसमें कैलिनिनग्रैड स्पॉटलाइट में है। इस समय कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर बना हुआ है या इशू ऑफ डिबेट बना हुआ है। क्यों? क्योंकि लिथुआनिया ने यह डिसाइड किया है कि वो EU के बैन को इंप्लीमेंट करेंगे विद रिगार्ड टू कैलिनिनग्रैड, और इसके चलते वो कैलिनिनग्रैड तक आने वाला वो रास्ता जो उनके देश से होके गुजरता है उसे ब्लॉक कर देंगे। अगर आपको अभी भी क्लैरिटी नहीं आई है तो थोड़ा इशू को और अच्छे से समझिए। ये यूरोप का मैप आपके सामने है। यहां पे आपको बहुत बड़ा सा रशिया दिख रहा है। रशिया का पड़ोसी देश है बेलारूस। बेलारूस के साथ रशिया के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। इसके नीचे यहाँ पे यूक्रेन है जिसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है, युद्ध चल रहा है।
यहां पर देखिए एस्टोनिया है, ये लातविया है, ये लिथुआनिया है, और यहां पे ये पोलैंड है। लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में ये जो आपको व्हाइट कलर की लोकेशन दिख रही है दैट इज कैलिनिनग्रैड, जो कि बाल्टिक सी के बिल्कुल किनारे पे है। यहां पे फिनलैंड है, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। अब आप यहां पे कैलिनिनग्रैड की लोकेशन देखिए, ये रशिया के मेनलैंड से काफी दूर है। रशिया के मेनलैंड से कैलिनिनग्रैड की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर की है। स्टिल ये रशिया का पार्ट है। अब कैलिनिनग्रैड तक आने के लिए रास्ता क्या हो सकता है? एक तो रास्ता सीधा है कि लातविया और लिथुआनिया से होते हुए आप कैलिनिनग्रैड पहुंच जाओ, रशिया की बात कर रहे हैं। अब लातविया और लिथुआनिया दोनों ही रशिया के बहुत फ्रेंडली नेशंस तो हैं नहीं, लेकिन बेलारूस उनका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो बेलारूस से उनको आने में कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जो एक रास्ता है कैलिनिनग्रैड तक पहुंचने का वो कुछ यूं आता है, मतलब वो एक बड़ा हिस्सा बेलारूस में तय करते हैं, और बेलारूस से यहां से वो एक थोड़ा सा हिस्सा जो है वो लिथुआनिया से होते हुए कैलिनिनग्रैड में आते हैं। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूट है जो रशिया को दिया गया है कैलिनिनग्रैड तक पहुंचने के लिए। मतलब आपने ये समझ लिया कि कैलिनिनग्रैड तक आने के लिए रशिया को दो देशों से होकर गुजरना पड़ता है, एक तो बेलारूस से और दूसरा लिथुआनिया से। बेलारूस चूंकि उनका एक फ्रेंडली नेशन है तो बेलारूस से उनको कोई चैलेंज होता नहीं है, लेकिन लिथुआनिया, आप अगर ध्यान दीजिए कैलिनिनग्रैड की लोकेशन को अगर आप देख पा रहे हो तो आप इसके आसपास के दो देशों को देखिए, एक है लिथुआनिया और दूसरा है पोलैंड। मैं आपको बता दूं कि दो के दोनों ही नाटो कंट्रीज हैं, मतलब दो नाटो कंट्रीज से घिरा हुआ है रशिया का ये एरिया। और अगर लिथुआनिया इस रास्ते को ब्लॉक करता है तो एक तरीके से रशिया तक पहुंचने का जो रास्ता है, कैलिनिनग्रैड तक पहुंचने का जो रशिया का ये पार्ट है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब दूसरा अल्टरनेटिव रूट आपको यहां पे दिख रहा है, रशिया यहां से सीधा बाल्टिक सी में एंटर करे और यहां से होते हुए सीधे समंदर के रास्ते कैलिनिनग्रैड आ जाए। लेकिन ऐसा करते वक्त भी उन्हें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया का जो सी रीजन है, जो उनका टेरिटोरियल सी है, उससे होके गुजरना पड़ेगा, या फिर जो उनका सी जोन है वहां से होके गुजरना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के उन्हें एक चैलेंज तो आने वाला है, इसीलिए ये मामला पूरा गरमाया हुआ है कि कैलिनिनग्रैड को लिथुआनिया ब्लॉक कर रहा है। आपने ये लोकेशन मैप में और ये कहानी पूरी समझ ली है तो इशू तो आपने समझ लिया है। कैलिनिनग्रैड बाल्टिक सी के मुहाने पे है, ये तो समझ में आ गया। रशिया का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है, ये 300 किलोमीटर दूर है मेनलैंड से, दो नाटो मेंबर से घिरा हुआ है, लिथुआनिया और पोलैंड। ये तो मामला मैंने आपको मैप में बता ही दिया है। अब कैलिनिनग्रैड 300 किलोमीटर दूर है रशिया के मेनलैंड से, फिर भी ये रशिया का पार्ट क्यों है, ये बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि कैलिनिनग्रैड पहले प्रशिया का पार्ट हुआ करता था। देखिए ये मैप है प्रशिया का पूरा, यहां पे रशियन एम्पायर दिख रहा है, ये पूरा प्रशिया हुआ करता था। ग्रीन कलर का जो आपको एरिया दिख रहा है, जो प्रशिया है ये जर्मनी का प्रेडेसर भी माना जाता है, बाद में यही हिस्सा एक्सटेंड होकर जर्मनी बन गया। अब देखिए ये तो प्रशिया का पूरा एरिया है और कैलिनिनग्रैड इसी का पार्ट हुआ करता था। यहां पे मिक्स्ड पोलिश, लिथुआनियन और जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन हुआ करती थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब नाजी जर्मनी हार जाता है तो जो टेरिटरी है वो सोवियत रशिया को मिल जाती है। उस समय इसका नाम कोनिग्सबर्ग हुआ करता था, जिसका नाम बाद में रशिया ने बदल के कैलिनिनग्रैड रख दिया जब ये रशिया को मिल गया। तो उस समय यूएसएसआर को मिला था, बाद में वो रशिया हो गया। कैलिनिनग्रैड उन्होंने नाम इसलिए रखा बिकॉज उनके एक रिवोल्यूशनरी हुआ करते थे, मिखाइल कैलिनिन। 1946 में उन्हीं के नाम पर इसका नाम कैलिनिनग्रैड रखा गया। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया सोवियत यूनियन का तो कैलिनिनग्रैड रशिया का पार्ट बना रहा, जो पहले यूएसएसआर का पार्ट था। तो चूंकि हिस्टोरिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही उनको ये लोकेशन मिल गई थी तो दूर है, फिर भी ये उन्हीं का पार्ट है। तो कैलिनिनग्रैड का मामला पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल PGII इनिशिएटिव के बारे में है। फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। यूएस के प्रेसिडेंट ने G7 की मीटिंग के दौरान बाकी मेंबर स्टेट्स के साथ मिलकर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। अगर आप थोड़ा और क्लियरली देखें तो ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, ये नई बोतल में पुरानी शराब है। कैसे? अगर आपको याद हो तो पिछले 2021 में जब G7 की समिट हुई थी यूके में, वहां पर एक प्लान लॉन्च किया गया था, दैट वाज बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव। उसमें भी तो यही कहा गया था ना कि हम ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, चाइना का जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, हम उसको काउंटर करेंगे। ये बोल बच्चन ये बातें पिछले साल हुई थी, उस पर कुछ काम नहीं हुआ, साल भर बीत गए, कोई काम नहीं हुआ है। उसी चीज को ये यहाँ पे फिर से दोहरा रहे हैं। उन्होंने नाम बदल दिया, बिल्ड बैक बेटर इनिशिएटिव ठंडे बस्ते में चला गया। इन्होंने एक नया नाम डाला, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव, और इसको लॉन्च कर दिया। $600 बिलियन
ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप के दौरान इन्वेस्ट किए जाएंगे, कंट्रीज को हेल्प किया जाएगा कि उनका इंफ्रा डेवलप हो। तो अब देखिए क्या करते हैं, पिछली बार भी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, हुआ कुछ नहीं था। इस बार इन्होंने फिर से उसी बात को एक नए नाम के साथ दोहराया है, देखते हैं इस बार क्या होगा। खैर जो है वो है, जो इनिशिएटिव है उसके माध्यम से 4 कोर एरियाज पे इन्वेस्टमेंट किए जाएंगे: हेल्थ केयर, डिजिटल कनेक्टिविटी, जेंडर इक्वलिटी एंड इक्विटी, क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये चाइना की बेराई को काउंटर करने का इनिशिएटिव है, जिसे वेस्टर्न कंट्रीज इन जनरल डेट ट्रैप कहते हैं, जहां पे चाइना टफ लोन्स देता है, बाद में वो लोन्स चुका नहीं पाते और फिर वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। इंडिया को क्या इससे फायदा होगा? ये लोग इंप्लीमेंट कर लें तो फायदा होगा ही, केवल बात करेंगे तो क्या ही फायदा होगा। अगर इंप्लीमेंट हो जाता है तो उम्मीद है कि इंडिया को डीकार्बनाइजेशन एफर्ट्स के लिए इस प्लान के तहत फाइनेंसिंग मिल सकती है, क्योंकि इसमें एक है क्लाइमेट एंड एनर्जी सिक्योरिटी, तो इसके तहत कुछ पैसे इंडिया को भी इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। इंडिया फर्दर रूरल इकोनॉमी या फूड सिक्योरिटी के लिए जो काम कर रहा है उसमें भी इंडिया को इसके तहत कुछ फाइनेंसिंग हो सकती है, तो ये एक फायदा हो सकता है इंडिया के लिए भी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भारत एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के बारे में है। यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने हाल ही में एक ड्राफ्ट जीएसआर अप्रूव किया है। जीएसआर नोटिफिकेशन, जीएसआर का मतलब होता है जनरल स्टैच्यूटरी रूल्स, सरकार जो रूल्स नोटिफाई कर देती है। इसके माध्यम से भारत एनसीएपी तैयार किया गया है, दैट इज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। अब ये कार असेसमेंट में करते क्या है? कार असेसमेंट में ये देखा जाता है कि कार कितनी सेफ है, कितनी ईजी है। ऐसा तो नहीं कि क्रैश वगैरह में जो चालक हैं या जो बैठने वाले लोग हैं उनको जान जाने का खतरा हो। जो भारत एनसीएपी है वो ऑटोमोबाइल सेफ्टी परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोग्राम को टेस्ट करेगा। इसमें जो व्हीकल्स इंडिया में सोल्ड की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, उनको हम स्टार रेटिंग देंगे कि अगर क्रैश होता है, क्रैश टेस्ट में उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना नुकसान हो रहा है। देखिए कई बार एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो उसमें कार्स वगैरह में सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए, एयरबैग्स लगाए जाते हैं, सीट बेल्ट्स होती हैं जो बचाती हैं। अच्छा, जो ट्रक्स होते हैं उन पे कई बार पीछे बड़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ देखा था कि अपनी कार का एयर बैग यहाँ पे चेक करें। इसका मतलब ये है कि आप ट्रक को जाके टक्कर मारो और देखो आपका एयर बैग खुल रहा है कि नहीं। तो देखिए क्रैश होते हैं एक्सीडेंट्स में, और वहाँ पे कार की सिक्योरिटी फीचर्स इस बात को इंश्योर करते हैं कि जो ड्राइवर है या फिर जो बैठे हुए लोग हैं वो बच पाएंगे कि नहीं। जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं उनको ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल्स के साथ मैच करके तैयार किया गया है, और जो इंडिया के एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस हैं उनको भी संज्ञान में लिया गया है, जिसके माध्यम से जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, जिन्हें ओईएम कहा जाता है, जो व्हीकल्स के लिए इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, वो प्रॉपर पैरामीटर्स फॉलो करें। और जो हमारे देश में टेस्टिंग फैसिलिटीज़ हैं हम उन पर चेक करें कि जो इक्विपमेंट बनाए गए हैं वो सही है या नहीं है। जो स्टार रेटिंग है वो क्रैश टेस्ट के बेस पर दी जाएगी कि वो कितने बढ़िया स्ट्रक्चरल तरीके से स्ट्रांग है या कितनी बढ़िया पैसेंजर सेफ्टी इंश्योर कर सकता है। ये क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करेगा इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। फर्दर हमारे जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं वो दूसरे देशों के लिए भी एक्सपोर्ट करने के लायक है या नहीं है, इस बात को भी इंश्योर करेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ओशंस ग्रेट डाइंग 2.0 के बारे में है। ओशंस ग्रेट डाइंग 2.0, अब अगर हम यहाँ पे 2.0 या 2.0 कह रहे हैं, मतलब इसका एक पहला वर्जन रहा होगा, तब ये दूसरा वर्जन है। ओशंस ग्रेट डाइंग मतलब ओशन में रहने वाले जो भी जीव हैं वो मर रहे हैं, और 2.0 का मतलब ये है कि ये दूसरी बार है, मतलब इसके पहले एक बार मर चुके होंगे। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने वार्न किया है कि मरीन स्पीसीज मर रही हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि पर्मियन एक्सटिंक्शन में हुआ था 250 मिलियन ईयर्स एगो। ये तीसरा मास एक्सटिंक्शन था जब बहुत बड़ी संख्या में जो मरीन एनिमल्स थे वो मर गए थे। अभी तक 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और ऐसा कहा जाता है ये छठा वाला है। तो अगर हम अभी संज्ञान नहीं लेते हैं तो धीमे धीमे ओशंस की लाइफ वाइप आउट हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे पर्मियन एरा में हुआ था। पर्मियन एरा आज से 250 मिलियन ईयर्स एगो का समय है, पहले का समय है। बहुत स्पेसिफिक होंगे तो 298.9 मिलियन से 252.2 मिलियन कह सकते हैं। इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत है नहीं, आप 250 मिलियन ईयर्स एगो इतना याद रखिए। ये वो समय है जब डायनासोर्स धरती पे नहीं आए थे, डायनासोर्स उसके बाद आए। ग्लोबल ओशन टेम्परेचर उस समय आज की तुलना में 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था, और ऑक्सीजन लेवल 80% कम था, 80% के लेवल तक था। यहां पर देखिए जो वो समय था उस दौरान जो सुपर कॉन्टिनेंट्स हैं वो आपस में जुड़ रहे थे और पैंजिया बना था। पैंजिया और पेंथालासा आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हो या पढ़े। एक सुपर कॉन्टिनेंट था, जुड़ के बना था, उसे पैंजिया बोलते थे, और एक बड़ा सा ओशन था पूरे अर्थ पे जिसे पेंथालासा बोलते थे। बाद में ये दोनों टूटे तो ऊपर वाला हिस्सा लॉरेशिया बना और नीचे वाला गोंडवाना लैंड बना, और टेथिस सी तैयार हुआ दोनों के बीच में। तो पेंजिया और पेंथालासा का जो समय है ये वही वाला है, पर्मियन एरा ही है पेंजिया वाला समय।
उस समय पैंथालैसिक ओशन हुआ करता था अर्थ पे, पूरे अर्थ पे फैला हुआ था। वहां पे खूब सारे मरीन एनिमल्स हुआ करते थे और टेरेस्ट्रियल स्पीसीज भी थी जो पेंजिया पे हुआ करती थी। लेकिन इस एरा के खत्म होते होते बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए और एटमॉस्फेयर में खूब सारा ग्रीन हाउस गैस फैल गया। सेंट्रल साइबेरिया का जो रीजन है वहां पे खूब इरप्शंस हुए, क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हुआ और ये उस समय के लाइफ फॉर्म्स के लिए डेथ नेल की तरह साबित हुआ। बहुत सारी स्पीसीज खत्म हो गई, लगभग 96% मरीन स्पीसीज पूरी तरीके से समाप्त हो गई और 70% लैंड स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। साइंटिस्ट ने इसीलिए पर्मियन एरा में हुए इस एक्सटिंक्शन को ग्रेट डाइंग कहा और अभी जो हो रहा है उसे वो ग्रेट डाइंग 2.0 कह रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं इसे ग्रेट डाइंग 2.0 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट ने वार्न किया है कि क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से हो रहा है इसका इफेक्ट पर्मियन एरा जैसा ही होगा। अगर हमने ग्लोबल राइजिंग टेम्परेचर को नहीं रोका तो इस सेंचुरी के एंड तक ग्लोबल टेम्परेचर 4.9 डिग्री तक बढ़ जाएगा। टारगेट तो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस पे रोकने का है, लेकिन लग नहीं रहा कि हम रोक पाएंगे। ऐसा हुआ तो 2100 आते आते हम लगभग 8% मरीन स्पीसीज खो देंगे और 2300 तक हम 40% मरीन स्पीसीज को खो देंगे। ये ओशंस ग्रेट डाइंग 2.0 होगा। यहां पे 5 मास जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं उनका डेटा है। एक बार आप इस स्लाइड को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जो पहला है वो ओर्डोविशियन पीरियड में हुआ था, आज से 445 मिलियन साल पहले। दूसरा डेवोनियन पीरियड में हुआ था 340 मिलियन साल पहले। पहले वाले में 85% स्पीसीज खत्म हो गई थी, दूसरे में 70% खत्म हो गई थी। तीसरा था पर्मियन एरा में जिसकी अभी हम बात कर रहे थे 250 मिलियन साल पहले, उसमें 95% स्पीसीज खत्म हो गई थी। चौथा था ट्रियासिक 200 मिलियन साल पहले, यहाँ पे 76% स्पीसीज खत्म हो गई थी। और पांचवा था केटी, इसको आप क्रिटेशियस टर्सरी पीरियड बोल सकते हो, यहाँ पे 80% स्पीसीज खत्म हो गई थी। और अभी जो हो रहा है इसे 6th मास एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। अब यहाँ पे इस पे प्रश्न भी आया था कि 6th एक्सटिंक्शन या फिर 6th मास एक्सटिंक्शन अक्सर न्यूज में रहता है, ये किस रेफरेंस में न्यूज में रहता है? तो इसका सही जवाब ये डी था। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जो मिसयूज हम कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, इससे जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इकोसिस्टम का, पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसे ही छठा मास एक्सटिंक्शन कहा जा रहा है। तो 2018 में इस पे यूपीएससी प्रश्न भी पूछ चुकी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल लिविंग लैंड्स चार्टर के बारे में है। कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट किया है लिविंग लैंड्स चार्टर फ्यूचर जनरेशन के लिए। 54 कॉमनवेल्थ मेंबर्स जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज का पार्ट हैं, उन्होंने एक वॉलेंट्री एग्रीमेंट, मतलब एक वॉलेंट्री फॉर्म पे वो एग्रीड हुए हैं कि वो एक लिविंग लैंड तैयार करेंगे। सभी अपने अपने देशों में एक एरिया तैयार करेंगे जहां पे जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है उसके स्ट्रेटजी के बेसिस पे वो काम करेंगे। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लिविंग लैंड चार्टर इस बात को मैंडेट करता है कि सभी देश अपने यहां लैंड रिसोर्सेज को बचाएंगे, लैंड डिग्रेडेशन को रोकेंगे, क्लाइमेट चेंज को रोकेंगे, बायोडाइवर्सिटी लॉस को कम करेंगे और सस्टेनेबल मैनेजमेंट करेंगे। ये नॉन बाइंडिंग होगा, हालांकि क्रिटिकल गार्जियनशिप की तरह काम करेंगे। ये चार्टर जो स्टेट्स को जिम्मेदारी सौंपता है, लोकल कम्युनिटीज को संज्ञान में लिया जाएगा कि वो एनवायरमेंट को बचाएं। कॉमनवेल्थ की बात करें तो इसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ पहले कहा जाता था। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 53 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें और जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी हैं। फॉर्मर टेरिटरीज जो ब्रिटिश एम्पायर की हुआ करती थी, जो पहले ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करते थे, वो मेनली इसका हिस्सा है। इसमें जो काम होता है वो कंसेंसस के बेसिस पे होता है। 1949 में इसे बनाया गया लंदन डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसकी हेड है क्वीन एलिजाबेथ II। हालांकि इनकी पोजीशन सिंबॉलिक होती है क्योंकि काम तो कंसेंसस से ही होता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल भारत में साल्ट इंडस्ट्री के बारे में है। साल्ट इंडस्ट्री भारत में काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है बिकॉज डिमांड हैंडल नहीं हो पा रही है। साल्ट फार्मर्स एंड वर्कर्स को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। साल्ट सेक्टर के बारे में भारत की बात करते हैं। साल्ट यूनियन लिस्ट में आता है 7th शेड्यूल में। इंडिया साल्ट प्रोडक्शन में दुनिया में तीसरे नंबर पे है, यूएसए और चाइना के बाद। 70% जो टोटल साल्ट प्रोडक्शन होता है भारत में वो सी साल्ट से होता है, मतलब समंदर में से जो हम नमक निकालते हैं उसका 70% वो कवर करता है। भारत में कई सारे राज्यों से या कोस्टल एरियाज से नमक प्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, गोवा और राजस्थान की कुछ हिंटरलैंड्स। गुजरात 28.5 मिलियन टन साल्ट हर साल तैयार करता है। ये कंट्री के टोटल प्रोडक्शन का 80% है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में माइनिंग करके साल्ट निकाला जाता है, जबकि गुजरात में सोलर इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नोडल एजेंसी होती है साल्ट कमिश्नर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अटैच्ड ऑफिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। रिवीजन करेंगे। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, नीति आयोग ने इसको हाल ही में रिलीज किया, बिल्कुल गलत है, हमने भी डिस्कस किया था। दौसल का इनिशिएटिव है ये, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का। दूसरा स्टेटमेंट है कैलिनिंग्राड बाल्टिक सी के पास में है, सही है।
भारत एनसीएपी ऑटोमोबाइल सेफ्टी परफॉर्मेंस असेसमेंट प्रोग्राम है, सही है। लिविंग लैंड्स चार्टर यूएनईपी ने अडॉप्ट किया, गलत है। कॉमनवेल्थ ने अडॉप्ट किया। इंडिया साल्ट में नंबर 1 पे है प्रोडक्शन में, गलत है। 3rd नंबर पे है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है। तो हमारा आज का ये सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।